everyone, my name is Samriddhi Mamidi and I'm a second year law student of Maharashtra National Law University, Aurangabad. आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशंस जो दिए गए हैं आर्टिकल्स 245 से लेके आर्टिकल 255 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में. सो बिफोर बिगिनिंग लेट्स फर्स्ट डिस्कस कि यूनिटरी और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है. यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें सेंटर के पास मैक्सिमम या ज्यादा पावर्स होते हैं, वहीं स्टेट के पास कम पावर्स होते हैं. जापान और चाइना इसके क्लासिक एग्जांपल्स हैं. फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जैसे इंडिया, यूएसए, ये वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों के ही बीच में पावर्स डिवाइडेड होते हैं. इंडिया जो कि एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करता है, ये नॉर्मल सिचुएशंस में तो फेडरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, लेकिन इमरजेंसी के टाइम पे जैसे कि जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होती है तब ये यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में शिफ्ट कर जाता है. इसका मतलब ये है कि जब हमारे कंट्री में इमरजेंसी डिक्लेयर होती है उस टाइम पे सेंटर के पास मैक्सिमम पावर्स हो जाते हैं और स्टेट के पास बहुत कम पावर्स बच जाते हैं. सेंटर स्टेट रिलेशंस को डिस्कस करते वक्त हमें ये पता होना चाहिए कि ये तीन एस्पेक्ट्स में डिवाइडेड है: लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल. आज हम सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशंस की बात करने जा रहे हैं जिसके दो एस्पेक्ट्स हैं: टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन और सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन. अब इनका मतलब क्या होता है? टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब ये है कि सेंटर और स्टेट किसके पास कितना पावर है कि वो कौन से एरियाज में डील कर सके. आपको पता ही होगा कि जब हम कोर्ट्स की भी बात करते हैं तब हम टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन की बात करते हैं, मतलब कौन सा कोर्ट कितने टेरिटरी तक लॉज पास कर सकता है. ठीक उसी तरह सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशंस में भी कुछ एरियाज में लॉज बनाने का एक्सक्लूसिव पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास होता है, वहीं कुछ एरियाज में लॉज बनाने का एक्सक्लूसिव पावर स्टेट के पास होता है. ये है टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन. हम एक एक करके इसको फाइनली डिस्कस करते हैं. जब हम टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के डीप में जाएंगे तो आपको पता होगा कि टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन की बात करते वक्त पार्लियामेंट के पास जो पावर है वो 245 आर्टिकल में दिया गया है. ये कहता है कि पार्लियामेंट पूरे कंट्री के लिए या कंट्री के किसी भी पार्ट के लिए लॉ बनाने का पावर रखता है, और वही स्टेट के पास ये पावर है कि वो अपने बाउंड्री में, मतलब अपने स्टेट के टेरिटरी में या उसके किसी पार्ट के लिए लॉ बना सकता है. अब ये तो हो गया पार्लियामेंट के पास का पावर और स्टेट के पास का पावर. लेकिन आर्टिकल 245 जो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन को समझाता है वो एक और एस्पेक्ट भी सामने रखता है, और ये है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन का. अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट इंडिया या इंडिया के किसी भी पार्ट के लिए लॉ बनाने का पावर तो रखता ही है, इसके साथ साथ इंडिया के बाहर अगर कोई है या उसके प्रॉपर्टी के लिए भी लॉ बनाने का पावर पार्लियामेंट के पास है. इसका क्लासिक केस है एएच वाडला वर्सेस सीआईटी या वालिस ब्रोस वर्सेस सीआईटी. ये दोनों ही केसेस इस रेस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कि वालिस ब्रोस वर्सेस सीआईटी वाले केस में एक लाइसेंस्ड बिजनेस जो कि इंग्लैंड में था, उसका मेजर प्रॉफिट्स एक इंडियन वेंचर से फ्लो कर रहा था. तो इंडियन रेवेन्यू टैक्स अथॉरिटीज ने कहा कि क्योंकि उस कंपनी का मैक्सिमम प्रॉफिट्स इंडिया से होके जा रहा है तो वो कंपनी टैक्सेबल होगी. कोर्ट ने ये कहा कि ब्रिटिश इंडिया के टाइम से जो टेरिटोरियल रिलेशन फॉलो हुआ जा रहा है उसको जस्टिफाई करने के लिए ये माना जा सकता है कि वो कंपनी इनकम टैक्सेशन के लिए ये अज्यूम करे कि वो इंडिया में है, इसीलिए वो टैक्सेबल होगी. जब हम सब्जेक्ट मैटर की बात करते हैं तो फिर हम ये डिस्कस करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट मैटर्स में लॉ पास करने का ज्यूरिसडिक्शन या पावर का स्टेट के पास है और कौन से सब्जेक्ट्स में लॉज सिर्फ सेंटर पास कर सकती है. इसके लिए हम तीन लिस्ट को समझ लेते हैं. ये तीन लिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को रिफर करके यूज करता है. जैसे कि यूनियन लिस्ट की जब हम बात करेंगे तो यूनियन लिस्ट में 100 आइटम्स होते हैं और यूनियन लिस्ट में वो आइटम्स होते हैं जिसमें
लॉ पास करने का एक्सक्लूसिव पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास होता है। वैसे ही स्टेट लिस्ट में वो आइटम्स होते हैं जिनके ऊपर लॉ पास करने का एक्सक्लूसिव पावर स्टेट लेजिस्लेचर के पास होता है। और वहीं कंकरेंट लिस्ट, जिसको लिस्ट 3 भी कहते हैं, ये उन सारे आइटम्स का एक मिक्सचर है जिसके ऊपर यूनियन भी लॉ पास कर सकता है, यानी पार्लियामेंट भी लॉ पास कर सकता है और स्टेट लेजिस्लेचर भी लॉ पास कर सकता है। यूनियन लिस्ट में वो सारे आइटम्स होते हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं, जैसे कि डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, करेंसी। और वहीं स्टेट लिस्ट में वो सारे आइटम्स होते हैं जो लोकल इंपॉर्टेंस के होते हैं, जैसे पुलिस, इरिगेशन, एग्रीकल्चर, प्रिजन्स एटसेट्रा। कंकरेंट लिस्ट में आप समझ ही गए होंगे वो सारे आइटम्स रखे जाते हैं जिनके ऊपर दोनों, यानी दोनों यूनियन और स्टेट दोनों ही लॉ बना सकते हैं, जैसे कि मैरिज, डाइवोर्स एटसेट्रा। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया और वहीं उसी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर स्टेट ने भी लॉ बनाया कंकरेंट लिस्ट को यूज करते हुए, तो कौन सी लॉ प्रिवेल करेगी, पार्लियामेंट वाली या स्टेट वाली? इसको समझने के लिए एक सिंपल रूल याद रखिए, UCS। ये इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं। यू का मतलब यूनियन लिस्ट, मतलब सबसे ज्यादा पावर उस लॉ का रहेगा जो पार्लियामेंट पास करती है, और उसके बाद पावर रहेगा सी यानी कंकरेंट लिस्ट, और सबसे लास्ट में एस यानी स्टेट लिस्ट। तो इस तरीके से ये डिसेंडिंग पावर ऑफ ऑर्डर है। UCS, सबसे ज्यादा पावर वो लॉ का होगा जो पार्लियामेंट पास करेगी, उसके बाद वो लॉ का जो कंकरेंट लिस्ट को यूज करके पास किया जाएगा, और उसके बाद स्टेट लिस्ट। अब हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, आर्टिकल 248। आपको क्या लगता है, अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट मैटर आ गया जो इन तीनों लिस्ट में मेंशन नहीं है, तो उसके ऊपर लॉ बनाने का पावर किसके पास होगा? आर्टिकल 248 ये कहता है कि अगर कोई भी ऐसा आइटम है जो इन तीन लिस्ट में एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है या इन तीन लिस्ट के बाहर है, तो उसके ऊपर लेजिस्लेट करने की जो पावर होगी वो एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है पार्लियामेंट के पास, स्टेट के पास नहीं। लेकिन अब इस जंक्चर पे हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज समझने जा रहे हैं, क्या पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के आइटम्स पे लेजिस्लेट कर सकता है? क्योंकि हमने यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के मतलब को समझ लिया है, तो शायद आप कहेंगे कि नहीं, स्टेट लिस्ट के ऊपर तो सिर्फ स्टेट ही लेजिस्लेट कर सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में स्टेट लिस्ट में दिए हुए सब्जेक्ट्स के ऊपर भी लॉ बना सकता है। चलिए आइए उन एक्सेप्शंस को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है व्हेन इट इज इन द नेशनल इंटरेस्ट, जो आर्टिकल 249 में बोला गया है। इसका मतलब ये है कि अगर राज्यसभा 2/3 मेजोरिटी से ज्यादा मेजोरिटी के साथ एक रेजोल्यूशन पास करता है कि स्टेट लिस्ट का ये आइटम पार्लियामेंट को लॉ बनाना चाहिए उस आइटम पे, क्योंकि ये लेजिटिमेट है और रिक्वायर्ड है, तब पार्लियामेंट नेशनल इंटरेस्ट में ऐसा कर सकता है। सेकेंड एक्सेप्शन है इमरजेंसी के टाइम पे, अंडर प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, जो आर्टिकल 250 समझाता है। ये कहता है कि नेशनल या फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम में पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है कि वो स्टेट लिस्ट के किसी भी आइटम पर लॉ बना सके। तीसरा है अग्रीमेंट बिटवीन स्टेट्स, जो आर्टिकल 252 समझाता है। इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर कभी दो या दो से ज्यादा स्टेट लेजिस्लेचर्स ये रेजोल्यूशन अडॉप्ट करते हैं कि भाई आप ये आइटम पे पार्लियामेंट को ही लॉ बनाना चाहिए, तो पार्लियामेंट उसको कंसिडर कर सकता है और फिर पार्लियामेंट की अथॉरिटी हो जाएगी कि वो उस सब्जेक्ट पे लॉ बनाए। चौथा है टू इम्प्लीमेंट ट्रीटीज। ये आर्टिकल 253 में बताया गया है। इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल कन्वेंशंस या इंटरनेशनल ट्रीटीज को रिस्पेक्ट या इंप्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है कि वो ऐसे किसी भी सब्जेक्ट पे लेजिस्लेट कर सके, भले ही वो स्टेट लिस्ट के साथ कोइंसाइड कर रहा हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक्सेप्शन है आर्टिकल 356 के अंदर, जो प्रेसिडेंट्स रूल यानी कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टेट इमरजेंसी की बात करता है। आर्टिकल 356 और 357 दरअसल ये समझाता है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है
कि वो किसी भी स्टेट सब्जेक्ट पे लेजिस्लेट कर सकता है जब प्रेसिडेंट्स रूल लागू है उस स्टेट में। कहने का मतलब, जब किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी हो जाती है या स्टेट इमरजेंसी हो जाती है, तो वो स्टेट लेजिस्लेचर फिर फंक्शनल नहीं होता, यानी वो नॉन फंक्शन हो जाता है। तो जब उस स्टेट का लेजिस्लेचर नॉन फंक्शन हो गया, तो अब उस स्टेट के सारे लॉस कौन बनाएगा? उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए ये पावर पार्लियामेंट को दी जाती है। उम्मीद करती हूँ आपको सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशंस अच्छा से समझ आया होगा। बाय बाय।